आज है नेशनल एपिलेप्सी डे और एपिलेप्सी यानी मिर्गी, इसको लेकर लोगों में कई गलत धारणाएं हैं। हम चाहते हैं कि आपको एपिलेप्सी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी मिले और अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है तो वो ठीक हो सके। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी का। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स। डॉक्टर मंजरी से यदि आप भी एपिलेप्सी पर कोई सवाल करना चाहें तो हमारा स्टूडियो का नंबर नोट कर लें। 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर मंजरी, एपिलेप्सी की जब बात आती है तो जो अभी हमने देखा, ऐसे लगता है कि किसी को ऐसे मिर्गी के दौरे आएंगे, पर क्या है एपिलेप्सी और क्या किसी और बीमारी के लक्षण भी सामान्य हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वो एपिलेप्सी नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एपिलेप्सी एक ब्रेन की एक आम बीमारी है जो हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है और इसमें जो है ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, उनमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से मरीज को कुछ क्षणों के लिए अपने से नियंत्रण खो जाता है। तो छोटी प्रकार की मिर्गी होती है और बड़ी प्रकार की मिर्गी होती है जी। छोटी प्रकार की मिर्गी में वो कुछ क्षणों के लिए खो जाता है, पता भी नहीं चलता है, और बड़ी वाली मिर्गी में वो गिर सकता है, हाथ पैर हिल सकते हैं और चोट भी लग सकती है, जल सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं। छोटी वाली मिर्गी कितने सेकंड्स के लिए हो सकती है? छोटी वाली मिर्गी अक्सर 10 सेकंड से 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। जरूरी नहीं वो गिरे, वो बस थोड़ा लड़खड़ा कर बस लड़खड़ा के या कुछ अजीब हरकत कर सकता है, जैसे मुंह को चलाना या हाथ को चलाना या फिर एकटक देखना, तो वो छोटी मिर्गी है। और बड़ी वाली में पूरे ब्रेन की शॉर्ट सर्किट है, तो उसमें मरीज गिर जाता है और हाथ पैर जोर जोर से झटकता है। 2-4 मिनट हो सकता है। और कई बार तो पेशाब का भी नियंत्रण खो जाता है और पेशाब भी हो जाती है, मुंह से झाग निकलती है और चोट भी लग सकती है। अब मिर्गी जैसी बहुत सारी परेशानियां हैं और ये जरूरी है कि हम जो मिर्गी की बारे में जाने मरीज से, वो आई विटनेस हमको वो इन्फॉर्मेशन दे। आजकल आई विटनेस तो CCTV और मोबाइल फोन भी हो गए हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं जब भी मरीज को कोई भी बेहोशी का अटैक आए, मरीज को करवट देके लेटा दें और मुंह या नाक में कुछ ना घुसाएं और मोबाइल फोन पे वीडियो ले लें। उससे हमको अनुमान लग जाता है कि ये मिर्गी का दौरा है या मिर्गी का दौरा नहीं है और कोई कारण है बेहोशी का। एक और बहुत कॉमन कारण होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स या साइकोजेनिक सीजर्स। मन में तनाव, मन में उलझन, पढ़ाई का प्रेशर, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों से लेके यंग लड़की और लड़कों को भी बेहोशी के अटैक्स आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ के कारण कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जिसको हम साइकोजेनिक सीजर्स बोलते हैं। तो इसीलिए आई विटनेस का होना जरूरी है और इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। इसके अलावा हार्ट की परेशानी अगर हो, पर्टिकुलरली वृद्धावस्था में, तो सिंकोप हो सकता है, जिसमें एकाएक अगर बहुत समय से खड़े हैं हम या एकाएक हम खड़े हो जाएं लेट के या बैठ के, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा होके मरीज गिर जाता है, तो वो मिर्गी नहीं है, वो सिंकोप है। सिंकोप बोलते हैं। पर वो दिखने में सिमिलर होता है। दिखने में सिमिलर होता है, तो कभी कभी गलती से उसका मिर्गी का इलाज शुरू हो जाता है। तो सारी बेहोशी, सारी गिरना वो मिर्गी नहीं है। उसके लिए आई विटनेस अकाउंट और अगर होम वीडियो मोबाइल फोन पे हो, बहुत सुविधा मिलती है। कई लोग तो पल्स भी देख लेते हैं, पल्स अगर नहीं मिल रही है तो सिंकोप ज्यादा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो सही डायग्नोसिस बन सकती है। पर क्या इसमें कोई एज फैक्टर या और कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं? देखिए, इंसान का ब्रेन तो पैदा होने से बुढ़ापे तक रहता है, तो चूंकि ये ब्रेन की बीमारी है, ये कोई भी उम्र में हो सकती है। नवजात शिशु को हो सकती है, मध्य उम्र में हो सकती है और बुढ़ापे में भी हो सकती है। आजकल हम पा रहे हैं कि बुढ़ापों में ज्यादा ये बीमारी बाहर हो रही है, क्योंकि एजिंग, हमारी कंट्री में भी एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ी हुई है, तो बूढ़े लोगों को भी हो रही है। तो उम्र के हिसाब से अगर चलें डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए भगवान ना करे अगर ये चुनौती आती है कोई एक छोटे बच्चे को और वो स्कूल में दाखिला लेता है, तो स्कूल की जो टीचर है, स्कूल की जो प्रिंसिपल है, उसे आप क्या हिदायत देंगी कि एपिलेप्सी अगर किसी स्टूडेंट को है तो कैसे डील करें हम?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्कूल में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें हमने हेल्थ वाली टेक्स्ट बुक में 2 पेज एपिलेप्सी के डाले हुए हैं। अच्छा। तो उसमें डूज एंड डोंट साफ साफ लिखे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करना है, आपको करवट दे के लेटाना है सुरक्षित जगह पे जहाँ कोई नोकीली चीज ना हो या जिस पे अगर दौरा पड़ रहा हो हिट करके चोट लगने की संभावना ना हो। मुंह में कुछ नहीं घुसाना है, जूता नहीं सूंघाना है और टाइम नोट करना है। आजकल हर डॉक्टर मरीज को नाक वाली दवाई लिखता है जो अगर दौरा आए नाक में स्कूल में लगाया जा सकता है। अच्छा। तो दैट इज अ इनहेलेशनल एंटी सीजर मेडिकेशन। तो ये फर्स्ट एड है उसका, और होम वीडियो या मोबाइल वीडियो बना ले। ये फर्स्ट एड बिना डॉक्टरी सलाह के दे सकते हैं? नहीं, जनरली पता होगा कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है और दवाई होनी चाहिए स्कूल में। जैसे अस्थमा की दवाई होती है, अस्थमा में भी SOS हम पफ तो लेते ही हैं, वैसे ही ये पफ है। उसके अलावा जो है जो नहीं करना है, जैसे जूता नहीं सूंघाना है या कस के नहीं दबा के नहीं पकड़ना है, पानी नहीं पिलाना है, पानी मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर आप मुंह में आप कुछ डालेंगे वो फेफड़ों में जाके ब्लॉक कर सकता है फेफड़ों को और सडनली डेथ भी हो सकती है। अच्छा। तो मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना चाहिए, ना मुंह के अंदर कोई पट्टी या फिर उंगली, कई लोग उंगली डाल देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर स्कूल में जो हेल्थ अवेयरनेस में एपिलेप्सी की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे शायद पेशाब भी कर लें दौरे में। तो हमने ये देखा है कि जो स्कूल मेट्स होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये छोटा बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा अगर पेशाब कर लेगा दौरे में, तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसको एक तरीके बुलिंग बोलते हैं। और ये बुलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या जानकारी नहीं है। जैसे दमे का अटैक है, जैसे सर दर्द है, वैसे ही मिर्गी का अटैक है। इनफैक्ट मिर्गी का अटैक दमे के अटैक और हेडेक से कम दौरान के लिए होता है, पर उसमें जो घृणा पैदा होती है वो घृणा इसलिए पैदा होती है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि ये ब्रेन से संबंधित है और ये कोई नौटंकी नहीं है या ऐसी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं। डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से। हेलो ओम प्रकाश जी। हेलो हेलो ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, हम बोल रहे हैं सीतापुर से। जी। हमारे घर में हमारी वाइफ जो है वो घर पे रहती है अकेले, तो उनको अकेलापन की वजह से डर लगता है। अच्छा। और घबराहट, दिल में है घबराहट। अच्छा, कभी मिर्गी का दौरा भी पड़ा है क्या? जी दौरा कभी नहीं पड़ा है। अच्छा। पर वो डर लगता है, घबराहट लगती है और उनके दिमाग में रहती है कि चल रहा है। डॉक्टर साहब, अकेलेपन और हाथ पहले कुछ चोट लगी थी, चोट आज 20 साल पहले। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एपिलेप्सी मिमिक, एपिलेप्सी जैसे लगती है पर है नहीं। तो उसमें एक होता है कंडीशन जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं या एंजाइटी अटैक। तो इसमें एकदम से घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना छूटना, बेहोशी जैसा होना, बेहोशी ना होना, बेहोशी जैसा होना। तो ये पैनिक अटैक जो है ये भी एपिलेप्सी को मिमिक करता है, क्योंकि छोटे वाले दौरों में भी घबराहट हो सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है जानना मरीज के पूरे सिम्टम्स, ड्यूरेशन, और हो सकता है इनको पैनिक या एंजाइटी अटैक हो रहा है। इसके लिए जो मनोविशेषज्ञ होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको दिखाना होता है, और इसका इलाज संभव है दवाइयों से भी और योग से भी, दोनों से। ओके, तो यानी कि इलाज संभव है एपिलेप्सी का, लेकिन फिर भी लोगों में कुछ ऐसी धारणाएं हैं इस बीमारी को लेकर कि एक तरीके से तो एक वो इसको स्टिग्मा के रूप में लेते हैं, ठीक से इलाज नहीं कराते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे में? कितना संभव है? क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? मैं हमारे देश में मानूंगी कि ये स्टिग्मा जो चीज़ है या घृणा होना, ये एक सामाजिक समस्या है जो हमारे मरीजों के ऊपर हावी होती है। जो मरीज है वो खुद तो बीमारी है उसे, और वो बीमारी कुछ क्षणों के लिए आ रही है और हमेशा नहीं है। बीच में मरीज ठीक है, फिर भी जो बाकी जो लोग हैं क्योंकि वो बीमारी के बारे में जानते नहीं हैं, उनके मन में गलत धारणाएं हैं जो सदियों से हमारे देश में चली आ रही हैं कि ये इसको कोई मेंटल पेशेंट है, या इसके भूत प्रेत का चढ़ गया है, या इसको छुआछूत की बीमारी है, या इसने पुराने जन्म में कुछ बुरा किया है। तो ये सब वजहों की वजह से
जो समाज है वो मिर्गी के मरीज को अलग देखता है। और जबकि ये मिर्गी के मरीज जो है, अगर हम देखें इतिहास में, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट, और मैं बोलती हूँ हर क्षेत्र में शायद बहुत आगे रहे हूँ, फिर भी इनसे घृणा की जाती है। ये इसलिए हो रहा है कि बाकियों को इस बीमारी के बारे में पढ़ाया और समझाया नहीं जा रहा है। दूसरा है, क्योंकि मरीज अपने आप को थोड़ा अलग पाता है, तो इनएक्टेड या परसीव स्टिग्मा भी होता है, या सेल्फ फेल्ट स्टिग्मा, कि मरीज अपने आप को दूसरों से अलग मानता है। हमारे रिसर्च में पाया गया है, जो अभी अभी एक बहुत अच्छी जर्नल में पब्लिश हुआ है, कि जो योग है उससे जो परसीव स्टिग्मा है ये खत्म किया जा सकता है ह्यूजली। तो दवाई और योग दोनों हम एपिलेप्सी के मरीजों को हम सिखाते हैं, बट जो सामाजिक स्टिग्मा है उसके लिए हमको समाज को एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को दौरा आए तो अक्सर दूसरे माँ बाप बोलते हैं इस बच्चे को स्कूल से निकालो। दूसरा है, अगर जो काम कर रहा है उसको काम की जगह पे दौरा आ जाए, तो कोई ना कोई कारण से जो बॉस है जिसको समझ नहीं है इस बीमारी की, वो भी काम से निकाल देता है। अगर शादीशुदा औरत को दौरा आ जाए तो हो सकता है सास ससुर उसको वापस घर भेज देंगे, हम अक्सर देखते हैं। वही अगर शादीशुदा लड़के को दौरा आ जाए तो ये रिएक्शन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस साल एक फिल्म आई थी बवाल, वरुण धवन जानवी कपूर की, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। लेकिन फिलहाल बनारस चलते हैं, जहां से गौरव जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं आपका ये अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें मैम ने कहा था कि ये किसी भी एज में किसी को हो सकता है जी। तो मैम से मुझे पूछना है कि ये क्या प्रिकॉशंस रखे, जैसे कोई स्वस्थ मनुष्य है कि उसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम मानसिक वाली नहीं चल रही है, मिर्गी के दौरे या ऐसे दौरे आने की, पर ऐसी स्थिति बन जाती है लाइफ में लोगों के, तो हमको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि जिससे आने वाले समय में इससे बचा जा सके, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। जी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बदकिस्मती से हमारे देश में कोई प्रिकॉशन नहीं बरतते हैं। नवजात शिशु की सही से पालन, बहुत ज्यादा लोग ना आए घर में जहां नवजात शिशु है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो सही अस्पताल में हो, जहां बच्चों के डॉक्टर हो और गायनेकोलॉजिस्ट हो, घर पे ना हो, ताकि जो बर्थ प्रोसेस में हाइपोक्सिया होता है या हाइपोग्लाइसीमिया होता है उससे बाद में दौरे ना आए। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे बिल्कुल। और उसके बाद भी इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन से हमको बचना है, जैसे डेंगू हो जाता है, एंसेफेलाइटिस हो जाता है, मच्छरों की वजह से। मच्छर क्यों पनपते हैं? गंदगी की वजह से। तो अपने आसपास को साफ रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमारे देश में है, वो है फूड हाइजीन। फूड जो है, जो हमारा खान पान का पदार्थ है, वो जमीन के पास पड़ा रहता है, सब्जी जमीन पे बिक रही होती है। लोग आजकल तो काफी कम हो गया है पर स्वच्छ भारत अभियान में, पर लोग अभी भी खुले में शौच अगर कर रहे हैं और उनके पेट में कीड़े हैं, जिसको हम टेपवर्म्स के कीड़े बोलते हैं, तो उनके जो अंडे हैं वो सब्जी में घुस जाते हैं। और वही अगर हम बिना धोए कच्ची खा रहे हैं, जैसे कच्ची मूली खा ली, कच्ची गाजर खा ली, या कैबेज खा लिया मोमोज में या बर्गर में, तो वो हमारे ब्रेन में प्रवेश करता है और दौरे करता है। तो ये फूड वाटर हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेड इंजरीज, अब हमारे देश में कुछ पिक्यूलियर रूल्स हैं। आप रिलीजन के बेस पे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, आप पीछे बैठे हैं तो हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, पर जहां स्कूटर गिरा आगे वाला भी गिरेगा और पीछे वाला भी गिरेगा। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना है उसका खोपड़ा फूटेगा, अगर फूटेगा तो बाद में दौरे आएंगे। ये सारे प्रिवेंटेबल कारण हैं। और बदकिस्मती से हर स्टेप पे ये हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ना वो सावधानी बरतते हैं और सोचते हैं कि हमको हेलमेट पहनना है जहां 100 मीटर में पुलिस दिख रहा है जी। तो हेलमेट हमको पहनना है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमको बाद में मिर्गी ना हो, क्योंकि ब्रेन जो है एकदम ही डेलिकेट ऑर्गन है और अगर इसमें कोई भी चोट पहुंचती है तो दौरा आ सकता है जी। नागपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो संतोष जी। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मेरा 2 सवाल है एक्चुअली। पहला सवाल ये है कि इसकी दवाई जब शुरू होती है तो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी ये दवाई, तो क्या ये सही है या इसका नियमित रूप से पालन करने से इसके डोजेस को धीरे धीरे कम किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब, देखिए, दवाई का कोई एक मरीज की मिर्गी जो है दूसरे मरीज की मिर्गी समान नहीं होती है।
मिर्गी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे बहुत सारी कारण और टाइप्स की मिर्गी है। तो कई मिर्गियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग। सेल्फ लिमिटिंग मतलब 2 साल दवाई खाई और हमने ईजी किया, ईजी नॉर्मल आया और डॉक्टर ने फिर धीरे धीरे दवाई कम की, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग मिर्गी है। ईजी क्या मतलब? ईजी मतलब एक जांच होती है, नॉन पेनफुल जांच है। सर पे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को पिकअप करते हैं और मिर्गी की एक्टिविटी को पिकअप करते हैं। तो 2 साल अगर आप दौरे बिल्कुल नहीं हैं और वो सेल्फ लिमिटिंग एपिलेप्सी है और ईजी जो किया वो नॉर्मल आया, उसमें दौरे का कोई वेवफॉर्म नहीं आया, तो डॉक्टर धीरे धीरे करके दवाई कम करता है एक के बाद एक। पर कई मिर्गियां होती हैं जो पर्टिकुलरली टीनेज में शुरू होती हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं होती हैं पर इस तरीके से अच्छी होती है कि दवाइयों से पूरी कंट्रोल में रहती है। उसमें हमको लंबी दवाई देनी पड़ती है, सालों तक। तो उसमें फिर हम मरीज को बताते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। आपको सोना है 7 से 8 घंटे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मोबाइल टाइम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, टीवी टाइम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, बहुत ब्राइट लाइट्स का, डिस्को लाइट्स वगैरह ये नहीं, शराब का सेवन, ड्रग्स का सेवन ये नहीं करना है। और ये दवाई जो है पहले 2 साल फुल डोज में चलेगी और उसके बाद हल्की सी कम होगी, पर बंद करने में 80% चांस है दौरा आएगा। पर डॉक्टर मंजरी, दवाई करती क्या है? दवाई ली तो करती क्या है? बेसिकली जो है हमारे ब्रेन में 2 टाइप के केमिकल्स हैं। एक केमिकल होता है जो हमको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, वो जरूरी भी है मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, पर अगर अधिक मात्रा में हो तो दौरे पैदा करता है। और एक केमिकल है जो इनहिबिट करता है, जो सप्रेस करता है, जिसको हम गैबा बोलते हैं। तो गैबा अगर बहुत कम हो जाए और ये जो एक्साइटेटरी केमिकल है बढ़ जाए तो दौरा पड़ेगा। तो ये बेसिकली केमिकल लोचा है। उसकी वजह से ये जो दवाइयां हैं, 2 प्रकार की दवाइयां हैं, या तो एक्साइटेशन वाले केमिकल को कम करेंगी या इनहिबिशन वाले केमिकल को ज्यादा करेंगी। तो बेसिकली ये जो आपके ब्रेन में केमिकल की कमी है या ज्यादा है उसी को सेट कर रही है। ये कोई जहरीली चीज नहीं है। सही डोज में उसको मॉनिटर करके बिना साइड इफेक्ट हम लंबा मरीज को दवाई दे सकते हैं। कई मिर्गियां 2 या 2 से ज्यादा दवाइयों से ठीक ही नहीं होती, पड़ती रहती हैं। उसमें आप फिर जाके पूछते हैं कि मरीज दवाई मिस तो नहीं कर रहा, कौन सुपरवाइज कर रहा है दवाई, अपने आप तो नहीं खा रहा जिससे वो भूल रहा हो, ऐसा तो नहीं है सो नहीं रहा है जिसकी वजह से दौरे बंद नहीं हो रहे, जब ऐसा तो नहीं है साइकोजेनिक सीजर भी है साथ में। जब ये रूल आउट हो जाए तो हम इसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। उसके लिए फिर एडवांस्ड जांचें होती हैं। डॉक्टर, क्या इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है? अगर ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है जिसमें 2 दवाइयां फेल हो रही हैं और फिर भी दौरे नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, तो आपको ऐसे सेंटर जाना होता है जहां पे एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई हो रहा हो। जिस एमआरआई में 1 घंटा लगता है करने में, बहुत पतले सेक्शंस का एमआरआई होता है। वो वीडियो ईजी नामक एक जांच होती है जिसमें हम मरीज को एडमिट करके 1 हफ्ता 10 दिन रखते हैं और 3 या 3 से ज्यादा दौरे को डॉक्यूमेंट करते हैं कि वो दौरा कैसे हो रहा है देखने में और ब्रेन के अंदर कहाँ शुरू हो रहा है। अगर एमआरआई में एक चीज दिख रही है, मान लो यहाँ पे, और वीडियो ईजी में भी दौरे यहीं से आ रहे हैं, तो फिर इसकी मुख्य ट्रीटमेंट या क्योर है सर्जरी। अगर बहुत पूरे ब्रेन से दौरा आ रहा है या अलग अलग जगह से आ रहा है, तो फिर हमारे सेंटर में स्पेशलाइज्ड डाइट्स हैं जिसको हम मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। उसकी भी हमारे पास इंडियन रेसिपीज हैं, वो हम देते हैं। योग हम देते हैं। अगर वो भी फेल हो रहा है तो हम बैटरी लगाते हैं जिसको हम VNS बोलते हैं। तो हर प्रकार का इलाज आज के दिन में हमारे देश में उपलब्ध है। राइट। 30 सेकंड रह गए। जो बवाल फिल्म का क्वेश्चन अधूरा रह गया था, अच्छी लगी आपको फिल्म? बिल्कुल, बहुत अच्छी पिक्चर थी क्योंकि उसमें एक मैसेज दी है और वो मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज है। और ये मैसेज हर एक को जानना जरूरी है कि मिर्गी हो लड़की को फिर भी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं और नॉर्मल जीवन वो व्यतीत कर सकती है। चलिए, उम्मीद है कि आज जब 17 नवंबर राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो इस विषय पर चर्चा होगी ताकि भ्रांतियां हटें और एक अवेयरनेस आए। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर मंजरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।